19 साल की मनीषा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव लोहारू वहां पर अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। उसका एक सपना था कि मुझे 12th के बाद नर्सिंग करनी है, जो पूरा करने के लिए उसने जैसे ही पहला कदम उठाया उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी गई। इस केस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कई सारे सवाल उठेंगे जो कि ये साबित करेंगे कि इंसाफ के नाम पर आज भी हमारे भारत देश में कई जगह मजाक हो रहा है। और यहाँ पर इस केस में पुलिस की लापरवाही किस तरीके से साफ नज़र आती है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इस केस में ये नज़र आता है कि प्रशासन किसी बहुत पहुँचे हुए आदमी को छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से वो इस पूरी तरीके से इस केस को इस तरीके से दबाने की कोशिश करती है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जनता इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि उन्हें सब समझ आता है, यहाँ पर कोई भी अंधा नहीं है। तो आइए इस मामले को डिटेल में समझते हैं और कई सारे सवाल उठाते हैं कि आखिर किसे छुपाया जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है। 11 अगस्त की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास मनीषा अपने घर से किड्स केयर स्कूल की तरफ निकलती है। वो वहाँ पर छोटे बच्चों की एज अ टीचर वर्क कर रही थी। उसकी 12th कंप्लीट हो चुकी थी और वो BSc नर्सिंग करना चाहती थी। जब वो सुबह घर से निकलती है तब अपने पिताजी को बोलती है कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी, मुझे नर्सिंग के लिए एडमिशन फॉर्म लेना है। जहाँ पर वो दिन में 2 बजे स्कूल से निकलती है और सीधा आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज जाती है, जो कि एक नर्सिंग कॉलेज था। लेकिन मनीषा जैसे ही उस कॉलेज में घुसती है उसके बाद वो कभी बाहर ही नहीं आती। दिन के करीब 3 बज चुके थे, मनीषा अब तक घर नहीं आई थी। उसके दादाजी को उसकी फिक्र सताने लगी। थोड़ा और समय वेट करने के बाद उनसे रहा नहीं गया और वो बस ड्राइवर से पूछने गए, वो बस ड्राइवर जो मनीषा को दिन में घर छोड़कर जाता था। बस ड्राइवर ने बोला कि शायद उसे एडमिशन फॉर्म लेने में देर हो गई होगी तो शाम तक आ जाएगी। जिसके बाद दादा थोड़े संतुष्ट हुए और वेट करने लगे। अब यहाँ वेट करते करते शाम हो चुकी थी। दादाजी को चिंता सताने लगी तो उन्होंने मनीषा के पिता संजय को कॉल किया, जिसके बाद मनीषा के पिताजी ने भी 3 बार कॉल करने की कोशिश करी, जिसमें 2 कॉल तो बिल्कुल नहीं लगे। तीसरा कॉल मनीषा का लगा और सामने से उठाया भी गया, लेकिन 10 सेकंड उस कॉल में किसी ने कुछ नहीं बोला और 10 सेकंड बाद वो कॉल कट हो चुका था। अब यहाँ पर मनीषा के पिताजी और दादाजी बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि अभी तक मनीषा घर नहीं आई थी और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मनीषा के पिताजी संजय बस पकड़ते हैं और सीधा आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां पर वो सबसे पहले चौकीदार से पूछते हैं मनीषा के बारे में। चौकीदार मना कर देता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई थी। वो अंदर जाते हैं, उस कॉलेज के रिसेप्शन में पूछते हैं कि मनीषा नाम की लड़की आई थी क्या। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई। लेकिन वहाँ पर संजय एक चीज़ नोटिस करते हैं कि रिसेप्शन में 3 लोग थे और तीनों ने शराब पी रखी थी। अब इस कंडीशन में संजय को कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को लेकर आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचता है, जहां पर पुलिस पूछताछ में जब CCTV कैमरा की रिसेप्शन में जाकर मांग करती है कि हमें CCTV कैमरा दिखाइए, तब वहां के रिसेप्शनिस्ट मना कर देते हैं। कहते हैं हम बिना परमिशन के CCTV नहीं दिखा सकते। जिसके बाद पुलिस भी उस मामले को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। संजय इसकी रिपोर्ट भी लिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वहाँ पर लापरवाही दिखाते हुए ये कहती है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर पुलिस का इस तरीके का रवैया, इस तरीके की लापरवाही देखकर संजय दुखी हो जाता है। 11 अगस्त की रात निकल जाती है। 12 अगस्त को सुबह संजय फिर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर कंप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी सुबह से शाम चली जाती है, उसकी कोई भी रिपोर्ट दर्ज कर ही नहीं रहा था। फाइनली शाम को 5:30 बजे ASI शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उनके साथ फिर से आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज में जाते हैं। वहाँ पर CCTV की मांग की जाती है कि मुझे दिखाया जाए आखिर कहाँ है वो लड़की। फिर से उन्हें मना कर दिया जाता है कि हम बिना परमिशन के, बिना पुलिस की मौजूदगी के हम आपको CCTV नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद सेम चीज़ वापस रिपीट होती है। ASI शकुंतला भी लौट कर आ जाती है। उनके द्वारा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया।
अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि एक 19 साल की लड़की गायब हो चुकी है, तो क्या आपको उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं करनी चाहिए थी कि आखिर वो लास्ट लोकेशन में थी कहाँ? आपने उसका फ़ोन तक ट्रेस नहीं किया। ये पुलिस की पहली सबसे बड़ी गलती। अब इसी भाग दौड़ में 12 अगस्त का दिन भी निकल जाता है। 13 अगस्त को सुबह संजय को फ़ोन आता है एएसआई शकुंतला का। वो उन्हें फ़ोन पर बताती है कि आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज के लगभग 1 किलोमीटर दूर एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है, तो आप शिनाख्त के लिए आ जाइए। संजय घबरा जाता है। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है और पहुँचते ही जैसे ही वो उस लड़की की लाश को देखता है, वो पहचान जाता है कि ये मनीषा है। मनीषा की डेड बॉडी देखने के बाद संजय के फेस का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मनीषा की बॉडी की कंडीशन कुछ इस टाइप की थी कि जिसने भी उस बॉडी को देखा उनके दिल सहम गए। बॉडी में से गर्दन लगभग 90% तक कट चुकी थी। उसका फेस का पूरा जबड़ा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे एसिड डाला हो, क्योंकि फेस पूरी तरीके से जल चुका था। उसका हाथ भी कुछ इस तरीके से था कि अगर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हाथ निकल कर बाहर आ जाएगा। इतनी खराब कंडीशन थी। अब ये खबर गांव में आग की तरह फैली। लोगों ने क्राइम सीन पर भीड़ इकट्ठा कर दी। गांव के जितने लोग थे, आसपास के गांव के जितने लोग थे, जैसे ये खबर फैली सब आ गए। और जिसने वो बॉडी देखी उसका ये दावा था कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद इसको जान से मार दिया गया है। क्राइम सीन में लोग इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे कि इस लड़की को इंसाफ दिया जाए, वरना हम यहाँ से किसी को भी हिलने नहीं देंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर पुलिस घबरा गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और मनीषा की बॉडी को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पर लगभग सभी का यही कहना था कि पुलिस ने बहुत लापरवाही की है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था पुलिस ने किस तरीके से इस मामले को लिया था। यहाँ पर लोगों द्वारा यही कहा जा रहा था कि अगर पुलिस थोड़ा एक्शन जल्दी ले लेती, थोड़ा सीरियस हो जाती, तो शायद इस लड़की की जान बच सकती थी। जिसके बाद लोगों ने नारेबाजी चालू रखी और इस लड़की के लिए इंसाफ मांगते हुए कहा कि इसके कातिलों को या फिर इसके कातिल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सज़ा दी जाए। अब सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ सामने आती है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पूरी कहानी ही पलट गई। जिसने बॉडी को देखा था उसका यही दावा था कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट में जो बताया गया शायद उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। रिपोर्ट का ये कहना था कि कपड़ों पर किसी भी तरीके के सीमन के निशान नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर रेप नहीं हो सकता। उसके बाद किसी भी तरीके के स्ट्रगल के निशान नहीं है, तो यहाँ पर रेप नहीं हो सकता। और तो और रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके बाद ये साबित हो रहा था कि ना रेप हुआ है ना मर्डर हुआ है। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है पुलिस भी ये मान लेती है कि ये शायद सुसाइड होगा, लेकिन इस तरीके का सुसाइड कोई क्यों करेगा? पूरी जनता जानती थी, वहाँ के जितने भी लोग थे सब जानते थे कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। अब जनता ने इस मामले को इतना ज़्यादा सीरियस लिया कि सरकार को 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पीजीआई मेडिकल रोहतांग में भेजने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर चौंकाने वाली बात सामने आई। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बोल रही थी। पीजीआई मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि जो गला कटा हुआ है वो किसी जंगली जानवर का काम है, किसी जंगली जानवर के द्वारा काटा गया है। उसके बाद जो चेहरे से जो स्किन निकली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा जबड़ा दिख रहा था, वो भी किसी जंगली जानवर द्वारा किया गया है। उसके अलावा उन्होंने भी उस रिपोर्ट में रेप और मर्डर की पुष्टि नहीं की है कि उसका रेप हुआ है या फिर मर्डर हुआ है। अब यहाँ पर पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। पहली रिपोर्ट में साफ क्लियर किया गया कि सलवार फटा हुआ था, उस पर मिट्टी के निशान थे और स्ट्रगल के साइन है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में सलवार एकदम क्लियर था, नाड़ा भी एकदम पूरी तरीके से बंधा हुआ था। अब पहली रिपोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि आंखें गायब है, दूसरी रिपोर्ट में ये कहा गया कि आंखें पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हैं। अब जहाँ पर ये दोनों रिपोर्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो सामने सामने ये पता लगता है कि किसी ना किसी शख्स को जो कि बहुत पहुँचा हुआ है छुपाने की कोशिश की जा रही है।
जो कि इस मामले में इंक्लूड है, लेकिन उसे बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। अब इन रिपोर्ट्स के बाद मनीषा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया। उनका ये कहना है कि जब तक इसके कातिलों को या इसके पीछे जो भी शख्स है जिसने ये किया है उसको सज़ा नहीं मिलती, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस मामले को सुसाइड सीन बनाने की भी कोशिश की गई, जहां पर 18 अगस्त को पुलिस द्वारा ये क्लेम किया गया कि हमें मनीषा का लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बॉडी मिली थी 13 अगस्त को और आप नोट क्लेम की बात कर रहे हैं 18 तारीख को, तो इन बीच वो नोट कहाँ पड़ा था? और अगर पड़ा भी था, आपको मिल भी गया, तो आपने दिखाया क्यों नहीं? अचानक ये एक सुसाइड नोट कहाँ से सामने आ गया? अब इस स्टेज पर आते आते ऐसा लग रहा है सुसाइड का बहाना देकर इस घटना को कवर अप किया जा रहा है। 20 अगस्त को हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है, जहां पर इस मामले को फिलहाल सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है। अब जो भी आगे जांच करेगी सीबीआई ही करेगी। यहाँ पर मेरे हिसाब से शुरू से ही इस केस में कुछ गड़बड़ हुई है, सच छुपाने की कोशिश की गई है। पहले तो रिपोर्ट में यह आता है कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है, इसका मर्डर किया गया है, लेकिन अचानक मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ और ही कहानी बताते हैं। पुलिस ने ना मनीषा का लोकेशन ट्रेस करी, पुलिस ने ना उसका फ़ोन ढूंढने की कोशिश करी, और जो जानवर वाली थ्योरी दी गई मेडिकल रिपोर्ट्स में, वो तो बिल्कुल ही ठगी लगती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मामले को कवर अप करने के लिए सुसाइड की थ्योरी भी दी गई, लेकिन क्राइम सीन की तरफ अगर नज़र घुमा के देखा जाए तो क्राइम सीन में ऐसा कोई भी पदार्थ या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये सुसाइड है। उसके अलावा क्राइम सीन के आसपास गाड़ी के निशान और शराब की बोतलें भी दिखी है, लेकिन पुलिस ने उसकी जांच बिल्कुल नहीं करी। उसके अलावा मनीषा के जो जूतियां थी जो वो पहन कर गई थी, उसको इस तरीके से कुछ फेंका हुआ था जैसे कि किसी ने उतार कर फेंकी हो। इसके अलावा अगर हम सुसाइड नोट की बात करें तो वो इंग्लिश के वर्ड्स में लिखा हुआ था। अब जब घर वाले इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते थे तो मनीषा हिंदी में ही लिखेगी लेटर, इंग्लिश में क्यों लिखेगी? यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस मामले में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे ये साफ साफ नज़र आता है कि कोई पहुंच वाला शख्स है जिसे प्रशासन बचा रही है या छुपा रही है। वो चाहती ही नहीं है कि ये शख्स इस मामले में सामने आ जाए, जिसके चलते इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये लोग नहीं जानते कि जो जनता है वो सब देख रही है। जनता से कुछ नहीं छुपता और जनता हमेशा सच का साथ देती है। इस मामले में फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। आगे इस मामले में और क्या अपडेट्स मिलते हैं मैं आपको मेरे चैनल द क्राइम डेस्क पर देता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।